अच्छा, एक बार कोई मुझे बता दीजिए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो जैसे हमने अभी बात करी थी स्टूडेंट, एनसीआर का जो नोटेशन है, इसके बारे में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में सीखा था। तो ये जो सी जो नोटेशन है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा, कॉम्बिनेशन का मतलब कैसे, यहाँ पे देखिए एनसीआर, इसका मतलब क्या है? सपोज आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, या आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, उनमें से आर एक ही टाइम पे सिलेक्ट करूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपके पास सपोज 5 पेन है, ठीक है, और आप एग्जाम एक ही पेन से लिखने वाले हो। तो इसको मैं लिखूंगी कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 5C1, मतलब आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपके पास टोटल कितने सिलेक्शन बनेंगे। ठीक है, ये जो सी है, सी फॉर कॉम्बिनेशन, जिसको हम सिलेक्शन भी बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, आप क्या कर रहे हो, आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो टोटल एन में से, ठीक है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर 5 पेन है और आप एक पेन सिलेक्ट कर रहे हो एट द टाइम, तो इसका आंसर आपके पास 5 आता है। वो फॉर्मूला अभी मैं इन जनरल लिखने वाली हूँ, ठीक है, प्लीज बताइए। ठीक है, तो यस आपको मैम। सबको पता है यहाँ पे एन हम यूज करें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्बिनेशन, आर मतलब एन में से आप कितने ऑब्जेक्ट एक ए टाइम पे सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका हमारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा था। ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, ये सबको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और आर की वैल्यू की बात की जाए, आर की वैल्यू आपका 0 से लेके एन तक आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, वेयर R is taking value from 0, 1, 2 up to n। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली बात? यस मैम। यस ये है क्या, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, हम जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें एकदम परफेक्टली डेफिनेशन लिखेंगे। ये क्यों मैं लिख रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये हम यूज करने वाले बाइनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई। तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, अच्छे से और भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे 5C1 ही ले लेते हैं। आप कैलकुलेट कैसे किया इसको, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट इसको n माइनस आर फैक्टोरियल की टर्म को पहले भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। लास्ट टाइम हमने एक रिमार्क में लिखा था कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। यस मैम। ये 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 एंड 4 फैक्टोरियल एज इट इज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते। कैंसिल। वेरी गुड, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देख लेती हूँ आपका चैट में किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है और एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की जाए, रेंडमली मैं ले रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 8C3 आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, तो ऐसे ही आप करेंगे। ठीक है, आप पूरा लिखना चाहे पूरा लिख लीजिए, अदरवाइज ना आप थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पैटर्न क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे 8C3 आप कैसा लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। हाँ, तो आप इसको स्टूडेंट यहाँ पे 8 इंटू 7 क्या कर रही हूँ मैं, ये जो 8 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका प्रोडक्ट लिख रहे हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल तक मैं रुक रही हूँ। क्यों, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल दिख रहा है डिनोमिनेटर में, ताकि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, आप चाहे तो जो जिस फैक्टोरियल का वैल्यू आपको पता है, जैसे 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, वो भी लिख सकते हो, या 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, ये 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे फैक्टोरियल था, तो आपको स्टूडेंट पता है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 है आपका, 1 सेकेंड, ये जो 3 है इसको आप 3 वन जा 3 टू जा, फिर यहाँ पे 2 वन जा 2। ओके, तो आंसर कितना मिल रहा है स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा? 56। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? या एक चीज आप यस एक मैम। ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये चीज को देखो, क्योंकि यूजुअली एग्जाम में स्टूडेंट शॉर्टकट यूज करते हैं,
तो ये 8C3 का पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिए, अदरवाइज एक काम कीजिए, आप डायरेक्टली ऐसा लिखिए 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो r की वैल्यू रहती है यहाँ पे 3 है, तो बेसिकली आप क्या कीजिए, जो 8 है ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप 3 टर्म तक लिखिए मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। उसके क्योंकि बाद ऊपर जो इंटू 5 फैक्टोरियल आता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो 3 है इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका एग्जाम में थोड़ा टाइम बच सकता है, ठीक है। ओके, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं स्टूडेंट हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई और एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 8C2, देखो एक तो पूरा लिख के दिखाने वाली हूँ मैं, फिर शॉर्टकट वाले से भी दिखाती हूँ। देखो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये पूरा मेथड्स में बता रही हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि मैंने 6 फैक्टोरियल क्यों स्टॉप किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो वो टर्म कैंसिल हो जाए इसके लिए मैंने इधर तक ही ओपन किया, ठीक है। अभी 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 128 answer. 28, वेरी I'm 20. वेरी गुड स्टूडेंट। अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर टीना ने भी दिया था, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड टीना। अच्छा देखो ये मैंने पूरा लिख के बताया, अदरवाइज आप इसको एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे टॉप में देखिए 8 दिख रहा है, नीचे देखिए बॉटम में 2 दिख रहा है, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जहाँ पे बॉटम में जो दिख रहा है ना, ये जो ऊपर वाले नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन 2 टर्म लिखिए, 8 इंटू 7, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 को 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल ऐसा आने वाले, क्योंकि बाकी के जो टर्म है ना आपको पता है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल तो आपको पता है कैंसिल होगा, आप ये सब शॉर्टकट में लिख सकते हो, अदरवाइज किसी को अगर डाउट रहेगा तो आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आपका 2 1 जा 2 4 जा। तो एग्जाम में हम टाइम सेव करने का ट्राई करते हैं, जैसे ओके, तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो, अगर जैसे स्टूडेंट मैं बोलूँ 5C3, शॉर्टकट से मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि देखो नीचे जो दिख रहा है ना बॉटम में 3, तो वो नंबर को बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 बार लिखिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर 5 इंटू 4 इंटू 3, समझ में आ रहा है। सेम नंबर को मतलब 3 बार नहीं लिखना है, वो जो नंबर को फिर उसका पिछले वाला नंबर, फिर उसके पिछले वाला नंबर का मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में जो 3 है ना उसको 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा करिए, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, ये शॉर्टकट में बता रही हूँ, अदरवाइज पूरा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 5C3 यहाँ पे हमें मिला है, तो यहाँ से 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 10 मिला यहाँ पे, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी सबको। आप चाहे पूरा Yes, ma'am. जो लिखा है वैसे भी अप्लाई Yes, कीजिए, ma'am. सेम आंसर हमें मिलेगा। ओके स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, और बहुत सारे एग्जांपल हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अभी अगर आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो हम इसके प्रॉपर्टीज में लिखने वाले, एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ क्योंकि वो यूज करने वाले हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। Ma'am. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल इधर लिखा है ना, एक एग्जाम्पल और लिख के दिखा दो। यहाँ पे 5C2 होता तो क्या होता स्टूडेंट, यहाँ पे 5 इंटू 4, ऐसा मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, अदरवाइज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कितना आया स्टूडेंट प्लीज बताइए, 10 आया। Yes, ma'am. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 5C2 इज इक्वल टू 5C3 आया आपको, तो बेसिकली ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एनसीआर का, ठीक है। एक बार चैट में देख लेते हो किसी ने कुछ डाउट तो नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, अभी जो रिजल्ट की बात करूँ या प्रॉपर्टी है, वो यहाँ से आपको ये एग्जाम्पल से देख के पता चल रहा है, 5C2 इज इक्वल टू 5C3 आया। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है, ठीक है। n की वैल्यू दूसरे वाले एग्जाम्पल में कितना है, 5, एंड r की वैल्यू है 3। तो हमारे पास अगर रिजल्ट लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट रिजल्ट्स, मतलब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। रिजल्ट्स की बात की जाए स्टूडेंट, फर्स्ट रिजल्ट तो आपको एग्जांपल में देख के ही पता चल रहा है, एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर। देख लीजिए आप स्टूडेंट पिछले वाला एग्जांपल, ये जो 3 को हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, या 2 को हम 5 माइनस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, NCR इज सेम एज NCN माइनस R, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। जब आप n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो एट ए टाइम, तो जितने आपके टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही कॉम्बिनेशन आपकी n ऑब्जेक्ट में से आप n माइनस R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे एट ए टाइम, तो उतने आपके टोटल कॉम्बिनेशन। ये दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। आपको चाहिए तो प्रूफ भी कर लीजिए, देखो फॉर्मूले से आपको पता है, ये राइट वाला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। एंड इसकी बात की जाए स्टूडेंट, n माइनस n, फिर ये जो माइनस आर का प्लस आर हो जाएगा, तो बेसिकली आपको ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो पहले वाला आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे टर्म जो डिनोमिनेटर में है वो प्रोडक्ट में, ठीक है, चाहे आप आर फैक्टोरियल पहले लिखिए या n माइनस आर फैक्टोरियल पहले लिखिए डिनोमिनेटर में, आंसर सेम आए, तो ये दोनों आपका इक्वल होते हैं, आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आप चाहे तो फॉर्मूले से प्रूफ कीजिए या एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करके भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये हो गया। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। एग्जाम्पल आप लिखना चाहे तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे 5C2 इज सेम एज 5C3, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल मोर लिख के बता रही स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैंने लिखा 10C3, तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू 10C7। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, 10 ma'am. में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे यहाँ पे 7 मिलेगा, तो 10C3 सेम एज 10C7। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं स्टूडेंट, यहाँ पे NCR की, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, आपने स्कूल में भी पढ़ा ये। सो NCR प्लस NCR माइनस 1, सपोज मैंने यहाँ पे R माइनस 1 लिखा है, ठीक है, तो आप इसका प्रूफ होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली जो हमने फॉर्मूला लिखा है NCR का वही यूज करना है यहाँ पे। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 ये होता है किसके, यहाँ पे हो जाता है n प्लस 1, एंड यहाँ पे C आप लिखते हैं, C फॉर कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, R और R माइनस 1, जो बॉटम में जो आपको दिख रहा है ना, उनमें बड़ा कौन सा है, R, तो यहाँ पे आ जाएगा R। समझ में आया स्टूडेंट? आप इसका प्रूफ ट्राई कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कीजिए, जस्ट फॉर्मूला यूज किए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे R माइनस 1 की जगह मैंने प्लस लिखा होता, R प्लस 1 होता, तो इन दोनों में R एंड R प्लस 1 में बड़ा कौन सा हुआ, R प्लस 1, तो वो वाले केस में यहाँ पे प्लस 1 आ जाता, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. या आपको Yes, चाहिए, अभी मुझे बताइए R माइनस 1 रहने दूं या R प्लस 1 रहने दूं, बताइए। दोनों सेम है, क्योंकि आप बुक्स में जो यूज करते हैं, रुको इसको मैं तो एक काम करती हूँ ताकि आप अभी समझ में आ रहा है, R और R माइनस 1 में बड़ा R था, इसलिए यहाँ पे बॉटम में जो लिखा है वो R आएगा। अगर मैंने R प्लस 1 लिखा तो R और R प्लस 1 में R प्लस 1 बड़ा हो जाता, यहाँ पे आप बॉटम में R प्लस 1 लिखते, ठीक है। आप इसको प्रूफ कर सकते हो, जो भी हमने फॉर्मूला सीखा है NCR का उसी से, ठीक है, कुछ अलग नहीं लगेगा यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 7C2, रैंडम में मैं एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, प्लस 7C3, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऊपर में जो है 7 दिख रहा था पहले n वहां पे एक ऐड हुआ है, मतलब ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 1, एंड यहाँ पे C लिखेंगे, C फॉर कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे जो बॉटम में Plus 1. 3 पे बड़ा कौन सा है, 3, 3. तो यहाँ पे 3, आप चाहे तो इसको सोल्व करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या हो गया आपका 8C3। एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे आपने अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है कि नहीं, अभी हम कैलकुलेट करके आपको, जैसे एग्जाम्पल में कोई मुझे बताएगा इसका वैल्यू, ताकि आपको समझ में आए कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है। 7 into 6 शॉर्टकट में यूज कर रही हूँ स्टूडेंट, अदरवाइज आप पूरा लिखिए 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आ रहा है? वैसे लिखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ये वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे तो इधर से 21. 21. 21. वेरी गुड, ये हो गया 21, ठीक है। एंड 7C3 की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे कर लेते हैं 7 into 6 into 5 एंड 40. 3 into 2 into 1, ठीक है। सो 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 35 आएगा स्टूडेंट, चेक कर लीजिए। Yes, ma'am. अच्छा ये हो गया, तो अभी आपको पता चला 21 प्लस 35 कितना हो गया यहाँ पे, 56,
Yes, ma'am. और यहाँ पे 8C3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आई थिंक हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आपको चाहे तो मैं दिखा देती या वापस से करना है तो फिर कर लेते हैं। हाँ देखिए 56 आया था, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो ये आपको आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। 8C3 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये शॉर्टकट में लिख रही हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे अगर 8C3 को आप पूरा फॉर्मूले से लिखना चाहे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी सोल्व कीजिए तो आपको सेम आंसर मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या ट्रिक बताया, ऊपर देखिए टॉप में 8 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे दो टर्म में 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो 8 को आपको नेचुरल नंबर उससे छोटे, मतलब यहाँ पे 8 को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका जो नेचुरल नंबर आएगा उनका प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन कितने टर्म लिखेंगे? 3 टर्म, 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 3 है तो बेसिकली फैक्टोरियल आने वाला था ना इसका, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ से 56, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑब्जर्व करके समझ में आया स्टूडेंट, ये एग्जांपल मैंने पर्टिकुलरली लिया है, आप इन जनरल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप इतना Yes, सबको ma'am. समझ में आया होगा। Yes, स्टूडेंट थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिजल्ट, ठीक है स्टूडेंट। NCR ये आपके लिए नया है क्योंकि ये शायद आपने डायरेक्टली रिजल्ट नहीं देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड रिजल्ट ऐसा है। यहाँ पे NCR, इसका रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं NCR माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा N माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाई R, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये आपका एक रिजल्ट है, NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1, ये होता है N माइनस R प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई R। ये कैसे आया स्टूडेंट, मैं आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ यहाँ पे, आपको चाहिए तो शॉर्ट में प्रूफ यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं हम पहले, क्योंकि इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। ये प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछते, सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे प्लीज मुझे बताइए, न्यूमरेटर में पूरा लिख रही हूँ मैं, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। अभी इसमें क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, N माइनस फिर ब्रैकेट आप लगाएंगे R माइनस 1, ठीक है। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, N माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल। किसी को डाउट है कि आया कैसे, क्योंकि ऐसा है, ठीक है। ये ब्रैकेट को ओपन कीजिए, N माइनस R प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक काम करते हैं, अच्छे से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया। इसके बाद हमें मिला है N माइनस R, यहाँ पे माइनस साइन है स्टूडेंट, एक सेकेंड, N माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल। आई होप स्टूडेंट किसी को डाउट नहीं होगा ये वाले स्टेप में, जस्ट मैंने जो आप NCR का जो डेफिनेशन है वो यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट। अभी आपको पता है न्यूमरेटर में A अपॉन B फॉर्म है और टोटल डिनोमिनेटर की बात की वो C अपॉन D ऐसा फॉर्म में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ये हो गया एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना उसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने ऑलरेडी स्कूल में सीखा था, जब आपने आई थिंक रेशियो वाला चैप्टर भी सीखा होगा, उसमें भी सीखा था ये। तो यहाँ पे हो जाएगा N फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्या किया? ये ऐसा फॉर्म में A अपॉन B होल डिवाइडेड बाय C अपॉन D ऐसा फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल डिनोमिनेटर था उसका रेसिप्रोकल आपका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ से ध्यान देंगे तो N फैक्टोरियल आपको पता है डायरेक्टली कैंसिल हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. और ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, में लिख लेती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो N माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो इसके पिछले वाले टर्म क्या होगी स्टूडेंट, N माइनस R हो जाएगी ना, क्योंकि N माइनस R प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो फैक्टोरियल जो दिख रहे हैं ना आपको एकदम राइट साइड में, इसका मैं ऐसा लिखने वाली हूँ N माइनस R प्लस 1 इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वो फिर N माइनस R फैक्टोरियल का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं R फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल को हम R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो भी प्रॉपर्टी सीखा था फैक्टोरियल का वो अप्लाई कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखना चाहिए दिस इज इक्वल टू r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास था n माइनस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल था, मैं उसको ऐसा लिख रही हूँ। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास r फैक्टोरियल था, r फैक्टोरियल को मैं r इंटू उसका जो पिछले वाला टर्म है उसका फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, r मल्टीप्लाइड विद r माइनस 1 फैक्टोरियल। और कुछ बाकी है क्या डिनोमिनेटर में? नहीं, इतना ही है, क्योंकि यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल का टर्म बाकी है। ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली टर्म आप कैंसिल करेंगे, r माइनस 1 फैक्टोरियल। मैम r माइनस 1 भी कट जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमें मिला क्या, n माइनस r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई r। सबको समझ में आया? ये रिजल्ट आपको बहुत काम आएगा, इसलिए आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यस मैम। ये हमारा Yes, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। यस मैम। तो मैं आपके लिए करा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशो हो रहा है। यहाँ पे रेशो फाइंड कर रहे हैं किसका, NCR एंड NCR माइनस 1। तो ये किसके इक्वल होता है, n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। कभी कभी पूरा सोल्व करने का टाइम नहीं रहता तो हम ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार प्रूफ करा दिया, जब क्वेश्चन में रहेगा तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए स्टूडेंट, अगर आपके पास ऐसा है NCX इज इक्वल टू NCY, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो n है सेम दिया रहेगा, और ये जो बॉटम में जो हम लिखते हैं ना ये दोनों अलग अलग है, लेकिन बोल रहे दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर ऐसा दिया है। देन दो चॉइस है, या तो x इज इक्वल टू वाई होगा, ठीक है, या तो x इज इक्वल टू वाई होगा, दूसरा क्या होगा, x एंड y का एडिशन आपका n होगा। जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या सीखा था, दिखा देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R लिखा था। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल हमने लिया था 5C2 इज इक्वल टू 5C3। तो यहाँ पे बॉटम में देखिए स्टूडेंट जो लिखा है 2 और 3 का एडिशन कितना मिल रहा है, 5। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल 10C3 इज इक्वल टू 10C7 आया था। बेसिकली जो आपको बॉटम में जो लिख रहे हैं उनका एडिशन 10 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे रिजल्ट नंबर 1। तो बेसिकली R प्लस n माइनस R आपको n देता है, तो वहां से हम ये फोर्थ वाला रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, NCX इज इक्वल टू NCY कब पॉसिबल होगा, जब या तो x इज इक्वल टू y हो या x प्लस y का एडिशन आपको मिले n। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, यस मैम। सबको समझ में यस आया? मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, Yes, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, और आपने स्कूल में भी जो भी एग्जाम दिया होगा उसमें भी आपने देखा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं बोल रही हूँ 10CX, रेंडमली ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 10CY, तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ से आप क्या बताएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू n। हाँ x प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों अननोन हो गए ना। एक काम करते थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते, आप जो बता रहे थे स्टूडेंट वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे या तो बताएंगे x इज इक्वल टू वाई होगा या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक काम करते हैं, x या y में से एक वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे x रहने देते हैं। एंड सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, रेंडमली कुछ भी बता दीजिए कि क्या लूँ मैं, जैसे 7 ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ 10CX इज इक्वल टू 10C7, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, देन मैम 7 प्लस x इज इक्वल टू 10। हाँ, तो या तो x इज इक्वल टू 7 होगा, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3। या ठीक है, समझ में आए, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी से आप बता सकते थे 10C7 इज इक्वल टू 10C3। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर NCX इज इक्वल टू NCY, तो या तो x इज इक्वल टू y होगा या x प्लस y आपका n मिलेगा। ठीक है, आई होप इतना वाला बात सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से Yes, x की वैल्यू 3 या x इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हमने एनसीआर की प्रॉपर्टी कर ली है कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में सबको समझ में आया था, बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म रहेंगी, वो जो टर्म्स बेसिकली आपका कनेक्ट किससे हो रहा है, प्लस या माइनस साइन से। ठीक है, तो अभी जो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, जितने भी आइडेंटिटी आपने स्कूल में सीखे थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस बी क्या था आपका, बाइनोमियल था एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। a प्लस बी का होल क्यूब, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये आपने जो भी सीखा ना अभी बाइनोमियल थ्योरम का मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी,
तो आप पता चलेंगे बेसिकली सारे इधर से ही आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे आपने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी पता है, आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब का पता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ a प्लस बी होल रेज टू पावर 10 बताइए, तो आप बोलेंगे मैम पढ़ा नहीं है। तो कैसे मिलेगा आंसर? बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। यहाँ पे जो पावर जो है आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कुछ पावर आपको दिया है यहाँ पे, तो उसका वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, आंसर कहाँ से बताएंगे? बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग, तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम फॉर, ओके। यहाँ पे जो पहला जो केस में ले रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं जो लेने वाली हूँ, तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इसका मतलब क्या वो भी मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पे। तो जो पहला केस हम यहाँ पे ले रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इसका मतलब ये है जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का होल रेज टू पावर जो मैं लेने वाली हूँ वो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, या मतलब ऐसा बोल सकते हैं वो नेचुरल नंबर में ले रही हूँ, ठीक है। उसका स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बुक्स में आप ऐसा देखते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब है वो एक्सप्रेशन का पावर जो है आपके पास, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रही हूँ जो इंडेक्स है वो आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई? अभी स्टूडेंट अभी हमारे पास चॉइस है कि हम कौन सा नोटेशन यूज करें, बहुत सारी बुक में ए बी यूज करते हैं, बहुत सारी बुक में एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स वाई लिया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ठीक है, दो टर्म है, आपको पता चला बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और उसका होल रेज टू पावर एन है, ठीक है। आप चाहे तो पूरा स्टेटमेंट ले सकते हैं यहाँ पे, इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, n है वो आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, देन ये वाला लिखेंगे x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, और इसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पे टर्म बाई टर्म आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0। मतलब ध्यान दीजिए पहला टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे, तो x का पावर n है, y का पावर है 0, y का पावर 0 मतलब यहाँ पे 1 हो जाता है, मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट टर्म की बात की जाए, यहाँ पे हो जाएगा nc1 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा x का पावर एक कम हो जाएगा और n-1, हाँ, और यहाँ पे y का पावर बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो। इसके बाद जो टर्म आएगी हमारे पास nc2 आएगी एंड ओके यहाँ पे हो जाएगा x का पावर n-2 एंड y की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ मैं, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड अच्छे से लिखना पड़ेगा इसको, ये इंटू y का पावर 2। स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको? एक काम करते वो वाली पूरे टर्म को इरेज करके इधर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ पे प्लस nc2 x टू द पावर n-2 एंड यहाँ पे y टू द पावर 2, ऐसा करके स्टूडेंट डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और लास्ट टर्म की बात की जाए, या आप चाहे तो सेकंड लास्ट टर्म लिख देती हूँ मैं आपके लिए, या डायरेक्टली लास्ट टर्म लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। ओके पहले सेकंड लास्ट टर्म लिख देते हैं। सेकंड लास्ट टर्म आपकी क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म हमारी होगी n, यहाँ पे हो जाएगा nc(n-1), ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 1 एंड यहाँ पे y का पावर आपका हो जाएगा n-1। वो पैटर्न भी मैं बताती हूँ आपको कैसे आएगा। एंड एकदम लास्ट टर्म की बात की जाए, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे हम ये ना ये सीक्वेंस में लिख रहे हैं, मतलब ये ऑर्डर में हम यहाँ पे टर्म को लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ncn एंड यहाँ पे लास्ट टर्म की बात की जाए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0 एंड y का कोएफिशिएंट हो जाएगा n, n। अच्छा स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हम बोलते क्या है, बाइनोमियल एक्स। ये थ्योरम तो मैं बता दिया आपको बाइनोमियल थ्योरम क्यों बोलते, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन था वहां पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का होल रेज टू पावर n ले रहे, और जो ये हमें मिले है ना राइट हैंड साइड में लिखा, हम बोलते हैं इसको बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। मतलब एक्सपांशन का मतलब जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हो सबको आपने ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, तो जो भी टर्म है उसके ऊपर फिर हम नोट या रिमार्क लिखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप बात करें फर्स्ट टर्म की, ठीक है, फर्स्ट टर्म में कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स एंड वाई हमने यूज किया क्योंकि एक्स और वाई रियल नंबर हमने बताया। तो अगर मैं टोटल टर्म की इंडेक्स की बात करूं तो वेरिएबल के जो पावर है ना उनको ऐड कीजिए, एक्स का पावर n है, y का पावर 0, तो ये टर्म का अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो स्टूडेंट कितना बताएंगे n, ठीक है।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टर्म की बात की, सेकेंड टर्म देख लीजिए, यहाँ पे x और y वेरिएबल है, x का पावर है n-1 और y का पावर है 1। तो अगर मैं ये टर्म के इंडेक्स की बात करूं तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको n मिलने वाला है। कैसे? x का पावर n-1 है, y का पावर है 1, तो पावर को ऐड करना है, मतलब एक्सपोनेंट को ऐड करना है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप x प्लस वाई होल रेज टू पावर n लिख रहे हो तो यहाँ पे जो एक्सपांशन में जो टर्म्स मिल रहे हैं उन सबका इंडेक्स n मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। देखो जितने भी टर्म है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे टिक करके दिखाती हूँ। सपोज ये वाली टर्म मैंने ले ली, ठीक है, x का पावर है n-2, y का पावर है 2, तो इन जो इंडेक्स है यहाँ पे, ये टर्म की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n-2 + 2, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, उनका बेसिकली उनकी दो वेरिएबल की जो पावर आपको दिख रही है उनको ऐड करना है, तो ये आपका टर्म का इंडेक्स हो जाएगा, या एक्सपोनेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको जो भी टर्म मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने एक्सप्रेशन ली मैम है, एक बार रिपीट करना दोबारा। ओके। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे टर्म आपको देखो, यहाँ पे मैंने x प्लस वाई होल रेज टू पावर n लिखा है, और ये कैसे आए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहली टर्म लिखी है nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0। ठीक है, समझ में आया? ये पहली टर्म होगी। तो यहाँ पे पहली टर्म में दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको स्टूडेंट, x एंड y। ठीक है, तो अगर मैं ये टर्म के इंडेक्स की बात करूँ तो कितना इंडेक्स रहेगा यहाँ पे? n, जितना यहाँ पे ना ये n है ना, ये पहले टर्म का इंडेक्स हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना है n, और y का पावर है 0। तो अगर मैं ये टर्म के इंडेक्स की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? n ही मिलेगा। यहाँ पे n है, तो जितने भी टर्म है सब टर्म का इंडेक्स आपको n मिल रहा है। मतलब जो वेरिएबल जो प्रेजेंट है ना, उनके इंडेक्स को ऐड करके आप बता रहे। देखिए यहाँ पे n + 0 n मिलेगा। यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म में यहाँ पे क्या था? n-1 है, यहाँ पे 1, तो n-1 + 1 मतलब कितना मिला? n। ठीक है स्टूडेंट, डोंट वरी, नहीं समझ में आए तो अभी मैं नोट करके लिखूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ईच टर्म में क्या है, मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स कितना हो जाएगा आपका? n, जो यहाँ पे है वो ही ईच टर्म का इंडेक्स है। ठीक है, प्लीज बताइए। यस मैम। मतलब सम ऑफ, आप बोल सकते हैं इंडाइसेस ऑफ x एंड y इज n इन ईच टर्म, ऐसा भी बोल सकते हो। सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n, मतलब एडिशन ऑफ इंडेक्स ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे मुझे पहले तो ये बताइए ऑब्जर्व करके कि आपको पता चल रहा है कि कितने टर्म है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x + y होल रेज टू पावर n, तो उसके एक्सपांशन के अंदर आपको n + 1 टर्म मिलेंगे। कैसे वो दिखा देते स्टूडेंट, जो भी आपने अभी तक पढ़ा था, याद है आपको? अगर मैंने लिखा होता a + b, यहाँ पे a + b लिख लेती हूँ मैं आपके लिए, तो इसमें कितनी टर्म आती है स्टूडेंट? यहाँ पे a + b इसका होल रेज टू पावर 0 लेते तो आप बताते मैम आंसर आया 1। ठीक है, एक टर्म है। अगर मैंने लिखा होता a + b होल रेज टू पावर है 1, कितना आता स्टूडेंट? 2 टर्म आता आपको। 2। हाँ, यस मैम। a + b का होल स्क्वायर की बात करें तो कितना? 3। 3 टर्म आ रहा है। तो देखो a² + 2ab, तो a बेसिकली square बाइनोमियल plus थ्योरम से ही आ रहा है। 2ab। ये जो कोएफिशिएंट है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आया कहाँ से? ऐसे ही। अगर मैंने यहाँ पे लिखा a + b का होल क्यूब, तो 4 टर्म आपको मिलेंगे ऐसा, यस a मैम। क्यूब। तो ये सब जो है ना यहाँ पे कोएफिशिएंट जो दिख रहे हैं ना, वो बेसिकली आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट उनको बोलते हैं, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वाली बात और समझ में आई स्टूडेंट? अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका पावर आपने n किया, होल रेज टू पावर n, तो कितने टर्म मिलेंगे एक्सपांशन में? n + 1, n से एक ज्यादा टर्म मिलेगा। ठीक है, ये वाला इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिखा था उसको भी थोड़ा, ओके यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये जो पावर में लिखा है समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे ये वाली बात मैं क्या बोलने का ट्राई यस कर रही मैम। हूँ कि सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये होल रेस्ट, एक सेकंड दूसरा पेन यूज करने पड़ेगा। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए nc0, मतलब जो आपका x एंड y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वो nc0 पहले टर्म में। ठीक है, दूसरे टर्म में nc1 दिख रहा है, तो ये nc0 nc1 nc2 सारे टर्म का अगर मैं निकालू ना, बेसिकली इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब बाई से तो आपको समझ में आया 2। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म देख लीजिए, यहाँ पे x एंड y का टर्म है, लेकिन इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना कांस्टेंट,
उनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी ऑब्जर्व करके हमने समझ में आ रहा है वो अभी हम रिमार्क में या नोट में करके लिखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका पावर होल रेज टू पावर n है, मतलब इंडेक्स n है, तो कितने टर्म मिलेंगे एक्सपांशन में? n+1। ठीक है, उसके बाद क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे x एंड y, ईच टर्म में x एंड y के इंडाइसिस को अगर आप ऐड करते हैं तो n मिलता है। ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन। अभी जो सेम चीज है हम इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा के दिखा देती हूँ ये वाला। अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसा लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू सिग्मा NCR। ओके, इन जनरल अगर मैं लिखना हो, क्योंकि यहाँ पे देखो आप एक एक टर्म दिखा रहे हो, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आपको पता है सिग्मा हम एडिशन के लिए यूज करते हैं। मैं ऐसा लिख सकती हूँ NCR इनटू, स्टूडेंट अगर कोई बोलना चाहे यहाँ पे हो जाएगा x का पावर n-r इनटू y टू द पावर r। ठीक है, एंड यहाँ पे r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to n। ये वाली बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है जो हम लिखा है ना ये, तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे करेक्टली, जो यहाँ पे जो बॉटम में आपको दिख रहा है NCR वाले में, वही y का पावर दिख रहा है। देखो NC0 y का पावर 0, NC1 यहाँ पे दिख रहा है तो y का पावर 1। ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बताइए। जो सेम Yes, ma'am. हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप यूजुअली बुक में ये मिलता है, लेकिन एक दूसरा भी हो सकता है। इसको ऐसा लिखने की बजाय हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, लेकिन मैं वो यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसको मैं ऐसा की जगह ऐसा भी लिख सकती हूँ, NCR। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, x का पावर r, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ y का पावर n-r। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। क्यों क्यों ऐसा भी क्यों लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई होल रेज टू पावर n है। अगर आपको पता ना एडिशन में टर्म है x प्लस वाई सेम एज y प्लस एक्स। ठीक है, और ये जो कोएफिशिएंट का हमने अभी प्रॉपर्टी सीखा था NCR का, तो वहां से आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ये वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन दोनों करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि x प्लस वाई सेम एज y प्लस एक्स, तो ये वाला आपको बुक में दिखाते नहीं है, लेकिन ये भी सेम आंसर आपको देगा, सेम एक्सपांशन देगा। ठीक है, तो ये वाला मैं अभी इरेज कर देती हूँ, सिर्फ अभी के लिए ये वाला ध्यान रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, ma'am. बुक्स में पर्टिकुलरली ये ऑर्डर उन्होंने फॉलो किया, ये वाला। ठीक है, तो वो भी करेक्ट है, लेकिन अभी यूजुअली आप बुक्स में ये मिलता है, इसलिए सिर्फ ये ध्यान रखिए अपने पास। ठीक है, तो अभी जो भी ऑब्जर्व किया स्टूडेंट वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने लिखा है बेसिकली x प्लस वाई होल रेज टू पावर n को हम ऐसा सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। एंड यहाँ से जो हमने बाइनोमियल एक्सपांशन लिखा है यहाँ पे, इसके जनरल टर्म की बात की जाए तो हम ये वाला नोटेशन यूज करते हैं, TR+1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? R+1th टर्म। ठीक है, ये जो चीज लिखा था स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू NCR इंटू x टू द पावर n माइनस r इंटू y टू द पावर r। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? अगर कोई आपको बोले, जैसे मैं बोलूं कि x प्लस वाई होल रेज टू पावर 10, ऐसा एक्सपांशन में मुझे आप फिफ्थ टर्म बताइए। ठीक है, तो आप पूरा लिखने नहीं बैठेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ से ऑब्जर्व करके आपको पता है कि x प्लस वाई होल रेज टू पावर n है, तो ये ऐसा लिखते हैं सिग्मा के फॉर्म में। और अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो TR+1, मतलब ये R+1 टर्म होगी, आप ये होगा NCR इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r। ठीक है, और यहाँ पे r की वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, ये कितना हो रहा है? 1 से 0 1 2 एंड लास्ट वैल्यू जो ये लेगा वो है n। ठीक है, क्यों? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हमने टर्म लिखा, देखो फर्स्ट टर्म NC0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0 लिखा है। ठीक है, तो मतलब r की मैंने यहाँ पे r यूज किया है, तो r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 टू n। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, मतलब R+1 टर्म। ये कब आएगा? जब यहाँ पे देखो, अगर मैंने r की वैल्यू 0 ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म T1 मिल जाएगा। r की वैल्यू 1 लूंगी तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, रिमार्क में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं NC0, NC1, NC2, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? अप टू NCN। ये इनको जो बोलते हैं, जो एक्सपांशन भी आपको दिख रहे हैं, इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यूजुअली हम लिखते हैं, जैसे मैंने कुछ लिख दिया होता है, जैसे लिखा x क्यूब, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 4,
तो आप क्या बोलते थे, 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ना, एक्स एंड वाई, जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स एक्स क्यूब एंड वाई ऐसा कुछ है। तो बेसिकली ये दो बाइनोमियल का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको 4 है, ठीक है। तो यहाँ से NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCR आर नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। एंड डोंट वरी, ये वैल्यू कहाँ से आई वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। NC0, NC1, NC2 up to NCN are called binomial coefficient. स्टूडेंट अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, आर नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी हम कुछ रिमार्क लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी ऑब्जर्व किया है वो हमें लिखना पड़ेगा अच्छे से। तो नोट नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट नोट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन आप बोल सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन इज n+1, ठीक है। क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लिखा है या बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है उसके ऊपर मैं यहाँ पे नोट लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपका x + y होल रेज टू पावर n है तो उसके एक्सपांशन में आपको n+1 टर्म्स दिखेंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन इज n+1। ये आप फर्स्ट नोट बोल सकते हो या फर्स्ट रिमार्क। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नेक्स्ट की बात की जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, the sum of indices of x and y in the expansion, okay, in the, okay ऐसा लिख सकते हैं, in each term, ऐसा भी लिख सकते हैं, in each term of expansion is n। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, वापस से बता देते हो यहाँ पे इसका मतलब क्या है। देखिए जितने भी टर्म है एक्स एंड वाई के जो इंडेक्स को अगर आप ऐड करेंगे तो बेसिकली n मिलने वाले ईच टर्म में, ठीक है। तो ईच टर्म में एक्स एंड वाई के इंडेक्स को या इंडाइसिस को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको n मिलेगा। तो यहाँ पे हमने सेकेंड नोट में लिखा है द सम ऑफ इंडाइसिस ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म ऑफ एक्सपांशन इज n, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। डाउट है? ओके स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड नोट हो गया। वैसे ही हम यहाँ पे बात की जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात की जाए, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस, इसका मीनिंग भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। अच्छा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि अगर कोएफिशिएंट में स्टार्टिंग से आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म देखिए, स्टार्टिंग से मैं बात करी, फर्स्ट टर्म कौन सा है आपका, ये वाला पूरा फर्स्ट टर्म है। अगर मैं उसके कोएफिशिएंट की बात की जाए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो ये है आपके पास NC0, ठीक है। अभी फर्स्ट टर्म मैंने स्टार्टिंग से देखा, फर्स्ट टर्म अगर मैं लास्ट से देखूं तो ये वाली है NCN, ठीक है। ये वाला पूरा टर्म है, उसका कोएफिशिएंट मैं देख रही हूँ सब यहाँ पे। एवरीवन लिसन केयरफुली। अगर क्या कर रहे हैं हम, बाइनोमियल एक्सपांशन जो लिखा है, फर्स्ट टर्म का मैं कोएफिशिएंट देखूं हो जाएगा NC0, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट देखूं तो NCN। तो ये बेसिकली आपका दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने अभी NCR का प्रॉपर्टीज लिखा था कुछ, ठीक है। रिमार्क में लिखा था NCR इज इक्वल टू NCN-R, तो यहाँ से NC0 मिलेगा इक्वल टू NCN। मतलब क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट जो मिला है वही लास्ट से फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, देखो यहाँ से लास्ट से आप ये पहली टर्म का कोएफिशिएंट हो गया। वैसे अगर स्टूडेंट मैं दूसरा कलर यूज करूँ, देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म है स्टार्टिंग से, उसका कोएफिशिएंट की बात करूँ वो है NC1, ठीक है। तो अभी मैं लास्ट से अगर सेकेंड टर्म देखूँ तो ये वाली टर्म, तो ये दोनों, हाँ ये वाली बात समझ में आई। अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग से जो थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट जो आपका आएगा वही लास्ट से थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट आएगा। तो यहाँ से मैं इसको जस्ट इरेज कर देती हूँ, यही यहाँ पे नोट नंबर 3 में कहने का मतलब था, ठीक है।
everyone coefficient of the terms equidistant from the beginning and the end are equal. ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने एनसीआर का पढ़ा था वही बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो. ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व भी किया होगा ना, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आप ऐसा लिखते थे ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो बेसिकली वो बाइनोमियल एक्सपांशन ही है आपका. तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 मिलता था और लास्ट में बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 मिलता था. ठीक है, समझ में आया था. और जैसे मैं एग्जांपल लिख के दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पे आप ऐसा लिखते थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेसिकली बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ए स्क्वायर का 1 है. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया. ये देखो ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर, ये मैं पूरा प्रॉपर ऑर्डर में लिख रही हूँ तभी आपको ऑब्जर्व होगा यहाँ पे प्लस बी क्यूब. देखिए फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है, बेसिकली जो ये 1 है ना, वो अभी मैं आपको लिख के बता रही हूँ, क्या है 3c0, और ये वाला जो है आपका 3c3. ये पूरा अगर मैं पूरा बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख दूं तो आपको समझ में आएगा. यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से सेकंड टर्म ये वाली कोएफिशिएंट है 3, लास्ट से सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट है 3. तो ये पैटर्न अभी आपको समझ में आएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले. तो ये हमारा हो गया रिमार्क नंबर 3. और यहाँ पे किसी को रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हैं. रीजन क्या लिखेंगे, सिंस NCR is equal to NCN minus R. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा. यस मैम. तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल. ये हो गया थर्ड रिमार्क. अभी फोर्थ की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे. अच्छा, अभी आपको अगर जानना है कि ये वाली वैल्यूज आई कहाँ से, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट वो भी दिखा सकती हूँ, आपने स्कूल में पढ़ा होगा. सो बेसिकली अगर मैं आपको कोई बाइनोमियल दूं, मतलब एक्सप्रेशन दे रही हूँ और उसका इंडेक्स दूं, एंड जो ये बेसिकली जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है एक पैटर्न फॉलो करते हैं. आपको चाहिए तो मैं रिमार्क में लिखा के दे सकती हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है तो स्टूडेंट लिख सकते हैं. फोर्थ वाला एक फोर्थ रिमार्क लिख लेते हैं यहाँ पे, कलर. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द कोएफिशिएंट in the expansion. स्टूडेंट आपने कभी पास्कल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट सुना है स्कूल में? यस. तो वो चीज एक बार मैं बता देती हूँ रिमार्क में आपको, मतलब अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है कि आया कहाँ से, तो वो मैं बता देती हूँ. इनकी वैल्यू तो आप बोलेंगे मैं फॉर्मूले से आई, हाँ सही है जो हमने लिखा है ना, लेकिन एक और पैटर्न यहाँ पे बोल सकते हैं. यहाँ पे द कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न, ओके. एंड वो पैटर्न को क्या बोलते हैं, नोन एज पास्कल ट्रायंगल. बेसिकली मैथमेटिशियन का नाम है. ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल. ठीक है, वो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टेबल सा बना देती हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आए. तो पूरा चाहिए तो पूरा बना सकते हैं यहाँ पे, या नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, पूरा टेबल आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि द कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन फॉलो ए सर्टेन पैटर्न नोन एज पास्कल ट्रायंगल. तो एक यहाँ पे काम करते हैं, इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल लिख लेते हैं. ओके, इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म. ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मिल जाएगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस टर्म्स. अच्छा स्टूडेंट, अभी ये चीज आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जैसे x प्लस वाई, उसका पावर होल रेज टू पावर 0 दिया तो आपको पता है सिर्फ आएगा 1. पढ़ा है ना सबने स्टूडेंट? अगर आपके पास कोई नॉन जीरो नंबर है, उसका पावर अगर आप 0 करते तो आंसर कितना आता है 1. ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म दिखेगी, तो वहाँ पे एक कोएफिशिएंट दिखेगा आपको सिर्फ 1. यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ. ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स आता है 1,
तो वो वाले केस में आपको पता है दो टर्म मिलेगी, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर 1, तो आपको पता है क्या मिलेगी टर्म एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं उनके कोएफिशिएंट की बात करूँ स्टूडेंट कितना आया 1 and 1, तो यहाँ से देखो एक पैटर्न बनने वाला है, आप देखेंगे ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, ताकि आप ऑब्जर्व कर पाए। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल इज 2, तो आपको पता है 3 टर्म मिलने वाली है। अगर उनके कोएफिशिएंट की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे 1 1 2 and 1। वेरी गुड। तो बेसिकली ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो अभी हम आपको देख के पता चलेगा। यहाँ पे मैं अगर 3 की बात करूं तो आपको अगर इंडेक्स है बाइनोमियल का 3 मतलब एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर 3, तो 4 टर्म मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे देखो कॉर्नर में साइड साइड में आपको 1 दिखेगा, पैटर्न की बात कर रही मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, यहाँ पे 1, और यहाँ पे बीच में जो टर्म आते हैं वो देखो यहाँ पे, ये देखो इसके ऊपर वाली रो में देखिए, तो ये जो ओके यहाँ पे मैं जो नंबर लिखूंगी, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3, ये बेसिकली 1 और 2 1 3 3 1। या वेरी गुड स्टूडेंट। तो आप कुछ स्टूडेंट को समझ में आया होगा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। 2 + 1 3 आया, 1 + 2 आया 3। वैसे एक और लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर 4 होता तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 टर्म मिलेंगी आपको। इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल इज 4, तो आपको टर्म कितनी मिलेगी 5, तो यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। एंड यहाँ पे कितना होगा कोएफिशिएंट, 1 और 3 का एडिशन यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। 3 और 3 का एडिशन हो गया 6, 3 and 1 का एडिशन 4, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस मैम। ये वाला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आएगा 1, एंड यहाँ पे बस इतना ही दिखाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं दिखाने वाली। 1 और 4 का एडिशन आया 5, 4 and 6 का एडिशन आया 10, 6 and 4 का एडिशन आया 10, 4 और 1 का एडिशन कितना आया 5, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? तो अगर मैं Yes. बात करूँ, देखो Yes, यहाँ पे ma'am. दूसरा कलर यूज कर देती हूँ, बेसिकली ये ट्रायंगल सा बना रहा है, ठीक है, मतलब 4 और 1 का 5। ऐसे आप बाकी देखना चाहे देख लीजिए, अपनी मर्जी से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं रैंडमली आपको कुछ ड्रॉ ऐसा दिखा रही हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है वो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, ईच कोएफिशिएंट ऐसा बोल सकते हो ऑफ एनी रो इज बेसिकली कैसे मिल रहा है, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द 2 कोएफिशिएंट ऑफ प्रीवियस रो। देखो जैसे ये 10 कैसे मिला, इसके ऊपर वाली जो रो थी उसके 2 कोएफिशिएंट को ऐड किया है जो 10 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दिख रहे हैं, उनको ऐड करके आपको मिला है, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ यहाँ पे ईच कोएफिशिएंट। ये चीज आपको बस पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ईच कोएफिशिएंट, each coefficient of any row। टाइम है ना स्टूडेंट हमारे पास? ओके है, 7:30 बजने वाले हैं। so each coefficient of any row is obtained by adding 2 coefficients in the अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूँ प्रीसीडिंग, इसका मतलब है इससे पहले वाली, ये रो की पहले वाली रो की बात कर रहे हैं। इन द प्रीसीडिंग, ओके, इन द प्रीसीडिंग रो, और यहाँ पे लिखना चाहिए पूरा डिटेल में 1 ऑन द इमीडिएट लेफ्ट, 1 ऑन द इमीडिएट लेफ्ट एंड the other on the immediate right। ये चीज सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आया कैसे, क्योंकि ये वर्ड कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो इमीडिएट राइट, एंड यहाँ पे अगर बात करेंगे, आपको सबने एक चीज तो ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट, क्या देखिए, अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ सब जगह 1 1 दिख रहे हैं, देखो इधर भी 1 इधर भी 1, मतलब अगर मैं बात करूँ बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट की बात करूँ तो वो आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ईच रो इज बाउंडेड बाय, ऐसा लिख सकते हैं ईच रो इज बाउंडेड बाय 1 ऑन बोथ द साइड। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई? ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए, जो हमें अभी तक जितनी भी आइडेंटिटी पढ़े बेसिकली यहाँ से ही आए, ठीक है। वो जो बेसिकली जो कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं वो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसको जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। बेसिकली ये
ऑब्जर्व किसने किया था, मैथमेटिशियन का नाम है पास्कल, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी कुछ और नोट्स लिख लेते हैं, हमने कितने लिख लिए, आई थिंक 4 लिखा है यहाँ पे, ओके 4 लिख चुके स्टूडेंट। अभी कितना टाइम है हमारे पास, हम थोड़ा सा और टाइम लिख सकते हैं नोट्स लेके, यहाँ पे कुछ नोट लिखते हैं, 5th वाला नोट, ओके स्टूडेंट। पहले उसके लिए आपको पूरा एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा यहाँ पे, एवरीवन, ओके एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे। सो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, मैंने लिखा है x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, और पूरा इसका एक्सपांशन टर्म्स भी मैंने लिख के दिखाया है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या करती हूँ, x और y दोनों की वैल्यू ले लेती हूँ 1, तो आप बताइए क्या होगा, मैं अभी लिखने वाली नोट में, लेकिन आपको पता चलना चाहिए आज। अगर x और y दोनों की वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो क्या होगा, लेफ्ट साइड की बात की जाए तो 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर n, मतलब 2 का पावर n हो जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड की बात करें तो स्टूडेंट क्या होगा, x रेज टू पावर n एंड y रेज टू पावर 0, ये सब पता है आपको 1 होने वाला है। उसके बाद भी तो बेसिकली क्या बचेगा, बचेगा आपको राइट साइड में nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि मैं x एंड y की वैल्यू क्या ले रही हूँ 1, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये अगर हमने एक्सपांशन लिखा है तो अगर x एंड y की वैल्यू में क्या ले लेती हूँ 1, तो जो मिलेगा वो मिलेगा 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट कर ही दिया है तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसको। सो 5th में क्या लिखेंगे, इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से देन 2 raised to power n is equal to nc0 plus nc1 plus nc2 up to ncn। ये वाली बात सबको समझ में आई या आप पूरा अच्छे से लिखना चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हो nc0 plus nc1 plus nc2 up to ncn। मतलब ये क्या कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्योंकि nc0 nc1 ये सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, इन सब का एडिशन कितना आता है 2 रेज टू पावर n, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल मैं लेना चाहूँ स्टूडेंट, मुझे इसका आंसर बता दीजिए। ओके, जैसे अगर मैंने लिखा 3c0 प्लस 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3, एक तो तरीका है कि आप पूरा की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू, और ऐड करके मुझे बताएंगे। अदरवाइज अगर आपको ये चीज पता है कि nc0 प्लस nc1 अप टू ncn मतलब द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है 2 रेज टू पावर n, तो यहाँ से मुझे आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कितना आएगा स्टूडेंट। वेरी गुड, 2 रेज टू पावर 3 हो गया मतलब 8, ठीक है। ये बहुत यूजफुल है, तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए, पक्का ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज होगी। उसके बाद एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, आज के लिए लास्ट हम पे कर लेते हैं यहाँ पे, वापिस से आपको दिखा देती हूँ मैं बाइनोमियल थियरम का स्टेटमेंट। अच्छा स्टूडेंट, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक्स की एक एक्स और वाई दो यहाँ पे हमने यूज किया है टर्म, तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, अभी एक्स की वैल्यू 1 ले लेती हूँ सपोज, एंड वाई की वैल्यू में लिया क्या लेते हैं यहाँ पे, या आप चाहे तो एक्स की वैल्यू -1 ले लीजिए, वाई की वैल्यू 1 ले लीजिए, ठीक है। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? ओके स्टूडेंट, बाकी सब मैम दिख रही है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। जिसको नहीं दिख रहा प्लीज एक बार रिफ्रेश करके देखिए आप। तो स्टूडेंट ये आज के लिए हम लास्ट लिखने वाले हैं, तो प्लीज यहाँ पे एक चीज मैं क्या करने वाली हूँ, पहले वाले केस में जो अभी मैंने बात करी थी 5th वाला रिमार्क या नोट बोल सकते हैं, वहां पे एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू हमने 1 ले ली थी। अभी क्या करती हूँ, एक की वैल्यू एक्स की वैल्यू सपोज 1 ले लिया एंड वाई की वैल्यू -1, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको पता है 1 - 1 ये हो जाएगा 0, 0 का पावर n करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट साइड में हो जाएगा 0 एंड राइट साइड में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। जैसे y का पावर 0 लेंगे तो बेसिकली 1 आ गया, लेकिन अगर y का पावर 1 मतलब -1 का पावर 1 करेंगे तो आपको पता है -1 मिलेगा। तो बेसिकली अभी क्या मिलेगा वो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। आज के लिए लास्ट है स्टूडेंट, ये 5 हो गया रिमार्क, अभी 6 लिख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1 देन लेफ्ट साइड का तो आपको पता चल गया 0 मिलेगा, राइट हैंड साइड की बात करें तो ये आपको ऐसा मिलेगा nc0, ठीक है। फिर 1 का पावर आप क्या करेंगे, n लिखेंगे तो 1 आएगा, तो बेसिकली जो मिल रहा है वो ही लिख रही हूँ मैं, फाइनल लिख रही हूँ nc0 - nc1 प्लस nc2, फिर आपको मिलेगा -nc3
एंड डॉट डॉट करके लास्ट टर्म जो मिलेगा आपको वो मिलेगा ऐसा -1 रेज टू पावर n, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा NCN। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट्स? प्लीज बताइए। ये इन जनरल मैंने लिखा है, ठीक है। n की वैल्यू कोई मैंने ली नहीं है, पर्टिकुलरली कोई नेचुरल नंबर नहीं लिया है यहाँ पे, सिर्फ इतना आपको ऑब्जर्व करके मैं बताया, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? अच्छा ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि जो टर्म में देखो यहाँ पे जो बेसिकली जो r लिखते थे ना, अभी आप ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पे r की जगह जब आपको इवन नंबर दिख रहा है वहां पे प्लस साइन है हमारे पास अभी, ठीक है। और जहाँ पे आर की जगह मतलब ओड नंबर दिख रहा है वो वहां पे क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट के साथ माइनस भी दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म में माइनस साइन है, फिर NC1 है। तो एक काम करते हो, जो नेगेटिव साइन वाले हैं उसको एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो दूसरी साइड में लेके जाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? अच्छा किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो यहाँ पे लिख देती हूँ, NC1 प्लस NC3, मतलब देखिए जहाँ पे माइनस साइन था उसको मैंने दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट डॉट, पूरा नहीं लिख रही मैं। एंड राइट साइड में क्या मिलेगा आपको? NC0 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये वाली बात समझ में आई आपको स्टूडेंट? क्या किया है हमने, x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू -1 ली, फिर हमें ये वाला मिला, ठीक है। एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा आपको मिल रहा है। फिर क्या किया, जो माइनस साइन वाले टर्म थे उनको दूसरी डायरेक्शन में हमने भेज दिया। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? तो आप इसको लिखना चाहे तो कैसा लिखेंगे स्टूडेंट? एनीवन? ऐसा बोल सकते हैं द सम ऑफ द ऑल द ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। बेसिकली r की वैल्यू यहाँ पे ओड है, ये वाले केस में जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे इवन है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट एट ओड प्लेसेस इक्वल टू द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट एट इवन प्लेसेस, ऐसा लिख सकते हो। ये वाली बात किसी को नहीं समझ में आई तो प्लीज बोलिए। स्टूडेंट ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? आप चाहे तो वर्ड्स में लिख सकते हैं। ओके, द सम ऑफ all the odd binomial coefficient आपको बुक में ऐसा एनसीईआरटी में दिया है, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो द सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट एट ओड प्लेसेस। ओके, binomial coefficients is equal to the sum of, okay, the sum of all the odd binomial coefficient is equal to the sum of all even binomial coefficient। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये वाली बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो प्लीज पूछिए, मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है। यस मैम। सबको समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अभी अगर इसकी अगर मैं वैल्यू पूछूं आपको, आप मुझे बता सकते हो क्या एवरीवन? क्योंकि आपको पता था कि जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनका एडिशन अभी आपने 5th वाले नोट में लिखा था 2 raised to power n होता है, ठीक है। अगर मैं स्पेशली आपको पूछूं द सम ऑफ ऑल द ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताइए एंड सम ऑफ ऑल द इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताइए, तो मुझे बता पाओगे आप? प्लीज बताइए, कोई मुझे बता पाएगा कि नहीं? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? नहीं आया? ओके, जो नोट नंबर 5 था स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ऐसा लिखा था कि NC0 प्लस NC1 अप टू NCN आपको मिला था 2 raised to power n, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि सम ऑफ ऑल द ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली आपको वैल्यू पूछूं तो आप मुझे बता पाएंगे कि नहीं? ऐसा मेरा क्वेश्चन है। एनीवन? कोई बता पाएगा कि नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में लिख लेते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मैं बोलूँ NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू, तो उसका आंसर आप मुझे बता पाना चाहिए यहाँ से। लेकिन अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? यस मैम। ठीक है, तो वो अभी हम हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर, अभी कितना टाइम हुआ है? ओके स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमने आज का जितना होना चाहिए उतना हो गया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लिखेंगे,
जो ऑब्जर्वेशन अभी के लिए हमने नोट 6 तक लिखा है, नेक्स्ट लेक्चर की बात की जाए तो वहां पे हम बहुत चीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक्सपांड करना है। जैसे हमने अभी थियरम तो पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करेंगे बिना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ जैसे यहाँ पे x एंड y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेके n की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना Yes, ma'am. है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं हूँ यहाँ पे आपके डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे बंद कर रही हूँ एंड यहाँ पे